अस्सलामुअलैकुम। आज हमने सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन नेशनल बुक फाउंडेशन की जो रेफरेंस बुक है उसका चैप्टर नंबर 15 बनता है। अगर आप किसी और रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं देन उसके लिए इसका चैप्टर नंबर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मोर और लेस कंटेंट सेम रहेगा। तो ग्रेविटेशन एक बहुत ज्यादा अहम चैप्टर है। इसमें से हर तरह के सवालात आ सकते हैं, एमसीक्यू से लेकर शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इसके अलावा न्यूमेरिकल्स, हर तरह के सवालात इस चैप्टर में से आ सकते हैं। तो इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसका कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इस चैप्टर को अकॉर्डिंग टू एसएलओस प्रिपेयर करें। एसएलओस के साथ साथ इसका असेसमेंट, हर एक टॉपिक का फॉर्म ऑफ असेसमेंट देखें, वेदर वो फॉर्मेटिव है, सबमिटिव है। इसके साथ साथ उसका कॉग्निटिव डोमेन देखें कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस वहां से पूछे जा सकते हैं। उस तरह से अगर आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे तो उम्मीद है कि आप इस चैप्टर में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स भी बहुत अच्छे होंगे। अगर ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता तो आपने सेकेंड ईयर का जो लेक्चर 1 है उसको लाजमी देखना है। उसका जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर लूंगा और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप उस लेक्चर को लाजमी देखिएगा। उसके बाद आप सेकेंड ईयर के किसी भी चैप्टर को या किसी भी टॉपिक को आप समझ सकते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन या ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटेशन या ग्रेविटी एक पुरस्कार फोर्स है जो कि हमारे कदमों को जमीन पे जमाए रखती है। ग्रेविटेशन या ग्रेविटी चांद को रात के आसमान में रहनुमाई करती है। इसके अलावा जो डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं उनको कायनाती रक्स में बांधे रखती है। दरख्त से गिरे हुए सेब से लेकर सूरज के गिर्द सैयारों के पेचीदा रक्स तक ग्रेविटी वो बुनियादी कुव्वत है या फोर्स है जो हमारी कायनात की तशकील करती है। इस चैप्टर में हम इस पुरस्कार फोर्स को समझने के लिए एक सफर का आगाज करेंगे। इसकी तारीख को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये काम कैसे करती है, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर ग्रैंडेस्ट सेलेस्टियल स्ट्रक्चर तक हर एक चीज पर इसके गहरे असरात को हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो टॉपिक हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब हमने देखना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो फेडरल बोर्ड का एसएलओ क्या है। फेडरल बोर्ड का इस टॉपिक से रिलेटेड जो एसएलओ है उसकी स्टेटमेंट ये है, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करें फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये इस टॉपिक का एसएलओ है। क्या इस टॉपिक में से फेडरल बोर्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो उसके लिए हमें इसका फॉर्म ऑफ असेसमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्म ऑफ असेसमेंट सबमिटिव है। तो इसका मतलब फेडरल बोर्ड में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब हमने देखना है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें हमने देखना है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन इसकी एप्लीकेशन है, इसमें से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या है? तो आप जो लेक्चर 1 है फॉर सेकेंड ईयर या क्लास 12 उसको आप देख लें। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। ये सारी डिटेल वहां पे मैंने एसएलओ, फॉर्म ऑफ असेसमेंट, कॉग्निटिव डोमेन, ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्या होते हैं, नॉलेज बेस्ड क्या हैं, और अंडरस्टैंडिंग बेस क्या होते हैं, ये सारे कॉग्निटिव डोमेन वहां पे मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसमें से कौन से क्वेश्चंस आने हैं? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? न्यूमेरिकल्स होते हैं। और यहाँ पे स्टेटमेंट, जो एसएलओ की स्टेटमेंट है उसमें भी ये बात की गई है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को
सीखना है। तो अब इसको मैंने यहाँ पे उसकी पूरी स्टेटमेंट, पूरी डेरिवेशन भी लिखी है। इसकी वजह क्या है, ये वैसे आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे ये सारा कुछ कराने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आगे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बार बार यूज होना है, तो इस वजह से मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ। हालांकि फेडरल बोर्ड में इसकी डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेंगे, इससे रिलेटेड या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे कराएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। यहां पे मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि आगे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई हो रहा होगा। तो अब सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट देखें, हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है। तो स्टेटमेंट यह है, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to product of their masses। कि कायनात में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेस, के वो जो ऑब्जेक्ट है उनके मैसेस क्या है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मैसेस, के उन मैसेस के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट है, और यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपकी बुक में भी लिखी हुई है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन है। मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, कंसिडर टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ पॉइंट मैसेस M1 and M2 separated by distance r is shown in figure। मैंने कंसिडर किया है कि मेरे पास दो पॉइंट मैसेस हैं M1 and M2, और उनके दरमियान का डिस्टेंस क्या है? r है, जैसा कि इस फिगर में बताया गया है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है पॉइंट मैस। पॉइंट मैसेस क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ये दो मैसेस हैं और ये उनका रेडियस है। लेट्स सपोज ये एक मास का रेडियस है, ये दूसरे मास का रेडियस है। अगर इनका जो रेडियस है ये इनके दरमियान के डिस्टेंस से बहुत कम होगा, दरमियान का डिस्टेंस रेडियस से बहुत ज्यादा होगा, देन ये दो मैसेस क्या कहलाएंगे? पॉइंट मैसेस कहलाएंगे। टू मैसेस आर सेड टू बी पॉइंट मैसेस इफ देयर साइज इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू मैसेस। अगर उनके दरमियान का डिस्टेंस उनके साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो, देन आप कह सकते हैं कि वो जो मैसेस हैं वो क्या है? पॉइंट मैसेस हैं। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया दो पॉइंट मैसेस M1 एंड M2, और उनके दरमियान का डिस्टेंस क्या है? R है, जैसे कि इस फिगर में बताया गया है। तो उन पे एक फोर्स लग रही है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू मैसेस इज F sub G, के उनके दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो किस चीज के इक्वल है? F sub G के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेस। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। इन दो मैसेस को मल्टीप्लाई कर लें, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा इसकी स्टेटमेंट में दूसरी बात ये की गई है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो एफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। इसको मैंने रिलेशन 1 कहा, इसको रिलेशन 2 कहा। अब इन दो रिलेशंस को मैं कंबाइन करता हूं, तो एफ जी is directly proportional to M1 M2 divided by R square। अब आपको पता है कि जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे इक्वल और कांस्टेंट लगता है, और देखिए यहाँ पे मैंने इक्वल और कांस्टेंट लिखा, बाकी M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर अपनी जगह पे है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, वेयर G is constant of proportionality and known as gravitational constant। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इसकी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब इसके बाद हमने ये जो आपके पास फोर्स है इसकी वेक्टर फॉर्म, और इसको हमने देखना है विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके लिए मुझे बोर्ड को थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा।
इसके बाद मैं डिस्कस कर लेता हूं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ को। क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन थर्ड लॉ के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। लेट्स सपोज F12 be the force on mass m1 by mass m2। अब फोर्स 1-2 क्या है? फोर्स 1-2 है फोर्स ऑन मास m1 बाय मास m2। फोर्स 1-2 को किस तरह से पढ़ेंगे? फोर्स ऑन मास m1 बाय मास m2। जिस पे फोर्स लग रही होगी वो पहले लिखा जाएगा, जो लगा रहा होगा उसको बाद में लिखना है। जैसे यहां पे है फोर्स 1-2, तो इसको पढ़ा जाएगा फोर्स ऑन मास m1 बाय मास m2, और 2-1 को क्या पढ़ा जाएगा? फोर्स ऑन मास m2 बाय मास m1। तो अब देखें हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स 1-2 क्या होगी? G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर r। और ये इसकी वेक्टर नोटेशन भी है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। लेट्स सपोज ये यूनिट वेक्टर r की डायरेक्शन है और यूनिट वेक्टर r इधर को पॉजिटिव है, तो ये मेरे पास फोर्स 1-2 आ गई। और फोर्स 2-1 क्या होगी? फोर्स 2-1 इक्वल होगी, ये वाली फोर्स है, ये इक्वल होगी G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर r, और उसके साथ यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस साइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर, यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है और यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखें यूनिट वेक्टर r अगर इधर को है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में माइनस यूनिट वेक्टर r हो जाएगा, तो वो माइनस मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये मेरे पास क्या होगी? फोर्स 2-1 इक्वल है माइनस G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। और अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो क्या ये फोर्स 1-2 है या नहीं? माइनस को छोड़ दें, बाकी ये फोर्स 1-2 है, तो हम कह सकते हैं फोर्स 2-1 इक्वल है माइनस टाइम फोर्स 1-2 के। तो हम यहां से कह सकते हैं दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये देखें G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये इनकी मैग्नीट्यूड है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये इनकी मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शंस क्या हैं? अपोजिट हैं। सो वी कैन से दैट न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि देखें, ये अगर एक्शन की फोर्स है, इधर को एक्शन की फोर्स लग रही है, तो इधर से ये रिएक्शन की फोर्स है। एक्शन एंड रिएक्शन दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कंसिस्टेंट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। इसके बाद लास्ट में हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को देख लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज वैसे आपको पता ही होंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख ली हैं, तो आप देख लें। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो सकती। दूसरी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती कि दो मैसेस के दरमियान में मीडियम क्या है, इस चीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करेगी। तीसरी बात यहां पे मैंने लिखी, इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होती है? देखें, ये दो मैसेस हैं, ये इनके सेंटर्स हैं, तो यहां पे ये जो फोर्स है हमेशा एक लाइन पे लगेगी जो इन दो सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो फोर्सेस हैं हमेशा क्या होंगी? इस लाइन के ऊपर लग रही होंगी, जो लाइन इन दोनों मैसेस के सेंटर को ज्वाइन कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स यहां पे लग रही हो, कुछ फोर्स यहां पे लग रही होगी, हमेशा उस लाइन के ऊपर फोर्स लग रही होंगी जहां पे दो सेंटर, या जिस लाइन के ऊपर दो सेंटर्स लाया करते हैं। तो हमेशा ये एक सेंट्रल फोर्स है, याद रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सेंट्रल फोर्स है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। ये क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसकी जो रेंज होती है तकरीबन इन्फिनिटी होती है। आप देख सकते हैं कि जमीन और सूरज के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, बाकी जितने गैलेक्सीज हैं उनके आपस में कितने डिस्टेंसेस हैं, फिर भी वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है प्रेजेंट होती है। इसमें ये क्या है? एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। पांचवा पॉइंट है, वीकेस्ट ऑफ फोर फंडामेंटल फोर्स। ये क्या है?
इट इज वीकेस्ट ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्स। आपने फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर पढ़ी होंगी, जिसमें आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसमें आपने ये देखा होगा कि ये सबसे कमजोर या वीकेस्ट फोर्स है 4 फंडामेंटल फोर्सेस में। और आप देख सकते हैं वीकेस्ट होने के बावजूद भी पूरी जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वीकेस्ट होने के बावजूद भी यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये आपने फर्स्ट ईयर में कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मैंने वहां पे पढ़ाया होगा, आप लोगों को आपने पढ़ा होगा। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे दो मैसेस हैं, इनको एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए दरमियान में किसी चीज का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। ये दो मैसेस हैं, जैसे ये एक मैस है और नीचे जमीन है, तो जमीन इस मार्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, हालांकि इनके दरमियान में कोई कांटेक्ट मौजूद नहीं है। तो इस वजह से ये कौन सी फोर्स है? ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। फिर ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स है। लास्ट पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स। ये क्या है? एक इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। अगर देखें, इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा यहां से मैथ्स करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है। अब मैं इनका ये जो डिस्टेंस है इन दो मैसेस के दरमियान में, लेट्स सपोज डिस्टेंस कितना है? r डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस को मैं ज्यादा कर लेता हूं, जैसे अब फोर्स चेंज होकर f प्राइम हो जाएगी, G m1 m2 अपनी जगह पे एज इट इज रहेंगे। जो डिस्टेंस है उसकी जगह मैं 2r लिख लेता हूं, 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो f प्राइम इक्वल हो जाएगी G m1 m2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, r स्क्वायर अपनी जगह पे। तो यहाँ पे आपके पास जो फोर्स बन रही है वो देखें वो क्या है? F प्राइम इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 है। तो अब आपके पास जो फोर्स बन गई देखें, F प्राइम इक्वल हो गई F डिवाइडेड बाय फोर्स। तो देखें जैसे आपने डिस्टेंस को डबल किया तो जो उसकी जो फोर्स है वो कितनी रहेगी? 1/4 टाइम रहेगी। इस तरह से अगर आप डिस्टेंस को 3 टाइम करेंगे तो फोर्स कितनी रह जाएगी? 3 का स्क्वायर 9 टाइम रह जाएगी। इस तरह से 4 करेंगे तो यहाँ पे 16 टाइम रह जाएगी। तो इसी को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर। जितने टाइम आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर टाइम जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे आपने देखें डिस्टेंस को r से 2r किया तो फोर्स कितनी रह गई? फोर्स 1/4 रह गई। अगर आप डिस्टेंस को 3 टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स 1/9 रह जाएगी। जितनी फोर्स है उसका 9वां हिस्सा रह जाएगा। तो इसी चीज को क्या कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर कहते हैं। लेट्स सपोज ये इनिशियली ये दो मैसेस थे, उनके दरमियान का डिस्टेंस r था और उन पे लगने वाली फोर्स क्या है? F है। लेट्स सपोज ये फोर्स F है। डिस्टेंस r के लिए फोर्स कितनी आ रही है? F फोर्स आ रही है। अब मैंने डिस्टेंस को 2r किया तो फोर्स कितनी हो गई? F डिवाइडेड बाय 4 हो गई। तो फोर्स कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस को 2r किया तो फोर्स कितनी हो गई? F बाय 4 हो जाएगी। तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगी F बाय 4। इस तरह से अगर आप इसको 3 कर लेते हैं, 3r स्क्वायर कर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 1/9 टाइम फोर्स रह जाएगी, 1/9 टाइम फोर्स रह जाएगी। तो ये देखें फोर्स बाय 9 कितने डिस्टेंस पे? 3 डिस्टेंस पे, 3 टाइम डिस्टेंस पे। अब आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। तो आप देख सकते हैं जितना आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे दो मैसेस के दरमियान में तो फोर्स उस हिसाब से इनवर्स स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये इसका ग्राफ आ रहा है। उम्मीद है आपने ये टॉपिक यहां तक समझ लिया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होनी है जिसमें मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जो SLO बेस्ड क्वेश्चन है वो इसमें कराने हैं, वो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि ये टॉपिक से ज्यादा SLO बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने शुरू में यहाँ पे जो SLO था उसमें देखा था कि इसमें से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, और SLO में भी ये बात की गई थी कि आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को अप्लाई करें फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपने इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ही प्रिपेयर करने हैं,
टॉपिक को आपने जस्ट समझना है, क्योंकि आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में इसका इस्तेमाल है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और जो SLO बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं एप्लीकेशन लेवल के, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके लिए मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा, उसको आपने लाजमी देखना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।